जब भी बस्तर का जिक्र आता है तो माओवाद का जिक्र आता है। जब माओवाद का जिक्र आता है तो बस्तर के कुछ दिवंगत नेताओं का नाम आता है, जिसमें एक नाम महेंद्र कर्मा जी का भी आता है। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी की तस्वीर देख रहे हैं और इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक बातचीत शुरू करते हैं हम माओवाद से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये इसमें महेंद्र कर्मा जी की काफ़ी अहम भूमिका रही है, इसलिए मुझे लगा कि उनकी तस्वीर से इस बातचीत की शुरुआत की जाए। छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद काबिज है और अब समय आ गया है उसके समाप्त होने का। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं राजनीतिक दल के प्रमुख लोग। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के साथ साथ हमारे देश के जो कद्दावर नेता हैं और सबसे ताकतवर राजनीतिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और उसको लेकर आज बस्तर पंडूम, जो कि बस्तर में कार्यक्रम चल रहा था, जो कि आदिवासियों का एक सांस्कृतिक आयोजन है, उसका एक सरकारी आयोजन भी चल रहा था बस्तर पंडूम। उसके समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पहुँचे हुए थे और आज बहुत सारे कार्यक्रम को समापन के दौरान वो उपस्थित रहे, बहुत सारी बातचीत हुई। तो मुझे लगा इससे संबंधित कुछ बातचीत हो जाए, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकिंग देख रहे हैं। थोड़ा बहुत फ्रेम अगर इधर उधर होगा तो आप समझ लेंगे थोड़ा सा, आप तो जान रहे हैं बस्तर टॉकिंग में चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती हैं। खैर, मुझे लगा कि माओवाद पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करें जो माओवाद से पीड़ित हो। और जब मैंने बहुत ढूंढा तो मेरे जहन में एक नाम आया, मुझे लगा छबिन कर्मा जी से बातचीत करनी चाहिए। जो मैंने बातचीत की शुरुआत की थी कि माओवाद का जिक्र होगा तो महेंद्र कर्मा जी की चर्चा ज़रूर होगी। और छबिन कर्मा जी से बातचीत इसलिए मुझे लगा ज़रूरी है क्योंकि सरकार क्या बोल रही है और जो विकास पुरुष हैं वो क्या बोल रहे हैं। शहरों में बैठे कई लोग, मैं कमेंट देखता रहता हूं, तो वो लोग कमेंट करते हैं कि माओवाद को लेकर, बस्तर के विकास को लेकर। ऐसे ऐसे भाई भी हमारे कमेंट करते हैं जो कभी बस्तर आए ही नहीं, बहुत दूर से बस्तर को देख रहे हैं, वो भी बस्तर को लेकर अपनी विचारधारा रखते हैं। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ज़मीन में आकर समझना चाहिए। तो ऐसे मुझे लगा किसी पीड़ित से बातचीत करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत करने तो मुझे एक विपक्ष का आदमी भी चाहिए कि विपक्ष इस पर क्या बोलता है। फिर मुझे लगा कि पंडूम पर बातचीत हो रही है, अगर बहुत बड़ा आयोजन था, गृह मंत्री खुद आकर आज पूरा दिन यहाँ पर दिए हैं आदिवासियों की संस्कृति पर, तो किसी एक आदिवासी से भी बातचीत होनी चाहिए। फिर मुझे लगा इतने लोगों को ढूंढने से अच्छा फिर एक कैरेक्टर में मुझे सारे जवाब मिले। छबिन कर्मा जी हैं, पीड़ित हैं माओवाद से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे साथ लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तब हम मानते हैं जब हमारे सर से पिता का साया उठ जाए, और माओवाद की वजह से छबिन कर्मा जी के सर से उनके पिता का साया उठ गया। माओवादियों ने नृशंस हत्या की थी झीरम घाटी में। ये सारी जानकारी आपको है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि एक बार और हो जाए। दूसरी चीज़, पिछले विधानसभा चुनाव में जब छत्तीसगढ़ ने यहाँ से जीत हासिल की है तो छबिन कर्मा जी ने कांग्रेस से टिकट हासिल की थी, विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तीसरी चीज़ कि एक आदिवासी युवा भी हैं, तो तीनों मुद्दों पर इनसे बातचीत हो जाए। स्वागत है छबिन जी आपका। धन्यवाद। थोड़ा सा लंबी बातचीत होगी, आप लोगों को पसंद आएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये कोई तैयारी वाली बातचीत नहीं है, ऐसी रैंडमली बातचीत। मेरे मन में ये सारी सवाल आए तो मिल गया अचानक, तो पकड़ लिया उनको। छबिन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि माओवाद अब समाप्ति की ओर है, ऐसा दावा किया जा रहा है, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। 2024 में 217 मार दिए गए, 2025 में अभी कुछ ही महीने अभी बीते हैं और 119-20 का आंकड़ा पार हो चुका है मारे गए माओवादी, ऑटोमेटिक वेपन भी। आप नक्सल पीड़ित हैं, अभी मैं किसी राजनीतिक से जवाब नहीं चाहता, जी। एक नक्सल पीड़ित से कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, क्या लगता है आपको कि नक्सलवाद कैसे ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या? आंकड़ों पे ना जाए, अगर हम बात करें एक पीड़ित होने की बात करें, जो नक्सल दंश है उसको अगर झेलने की बात करें, ये तो सच है कि किसी भी व्यक्ति के सर से छत का हटना, मतलब पिता का जाना कितना बड़ा नुकसान है, और उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। दूसरा, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मुझसे बड़ा दुर्भाग्य किस व्यक्ति का होगा जो कहना चाहिए आज 75 साल हो गया आज़ादी को, और इस आज़ाद हिंदुस्तान में मैं गुलामी में जी रहा हूँ। ठीक बात। कैसे गुलामी?
सबसे बड़ी बात यह है कि पैदा हुआ हूँ और मैं बंदूक के साए में रह के सुरक्षा के घेरे में मेरा जीवन चल रहा है। मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मेरा भी मन करता है कि बाकी लोगों की तरह आज़ाद होकर घूमूं मैं। भाई मुझे भी लगता है ना कि मेरे यार दोस्त चाहे पिकनिक मनाने हो, चाहे बाहर जाने की बात हो, कहीं मतलब कहीं पे भी, ये सारे तो मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के आना जाना करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कहाँ है जी, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमको तो सच कहे तो एक यूरिन भी करने जाना है तो सुरक्षा के घेरे में जा रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात। तो मुझसे हाँ, जेड प्लस सुरक्षा। अच्छा, दूर से देखने वाले को लगता होगा बड़ा अच्छा लगता होगा कि बोले यार जेड प्लस सुरक्षा, वो तो जिनके वाकई में गुलामी है, गुलामी है, कैद में है। हाँ मतलब हाँ कैद में कह सकते हैं। हाँ, गुलामी गलत है। तो ठीक है, अभी मैं लगातार साल भर से देख रहा हूँ फोर्सेस जा रही है, नक्सली घटनाएं हो रही, मतलब घटना हो रही है, नक्सली मार के ला रहे, बस आंकड़े हैं। नक्सलियों को जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं मेरे फादर के साथ मैंने देखा है, मैं लगातार उनके साथ मूवमेंट में रहा हूँ, मतलब जब एंटी नक्सल मूवमेंट रहा है तो मैं उस दौरान भी पापा के साथ रहा हूँ। तो मैं जहाँ तक जो समझता हूँ कि नक्सली जब भी साइलेंट हुआ है वो बड़ी ताकत के साथ, बड़ी घटना के साथ वापसी किया है। अच्छा, ये आपका पुराना, ये मेरा अनुभव कह रहा बहुत कि बड़े ताकत के साथ आया है। और मैं देख रहा हूँ कि भारत के, हमारे मतलब देश का, हिंदुस्तान के मतलब इतने बड़े देश का गृह मंत्री का एक बचकाना बयान कहना चाहिए मुझे कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सली खात्मा करेंगे। भैया किससे लड़ रहे हो आप आइडेंटिफाई है। अगर मैं तिवारी जी के बारे में जानता हूँ तो मैं उनके बारे में पूरी चीज़ें बताऊँगा या मैं कुछ कहने लायक रहूँगा। आप नक्सलियों को कितने अच्छे से जानते हैं? या तो नक्सलियों को शाह जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, सीएम साहब, ना मतलब गृह मंत्री अमित शाह जी। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि कहाँ रहते हैं, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ ख़त्म होंगे, वो सारे आंकड़े होंगे। तो बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक ख़त्म करो। और नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे फेलवर गृह मंत्री होंगे देश के जो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बिना जानकारी के एक हवा में बात करने वाली बात हो रही है। नक्सलवाद को मतलब मेरी जो जानकारी, हम लोग बड़े छोटे छोटे थे, कर्मा साहब जब उनके खिलाफ में 79 में जब आंदोलन किए पहली बार, उसके बाद फेल हुए, फेल होने के बाद 82 में आंदोलन किए, जन जागरण अभियान। 79 में क्या आंदोलन किए? इन्हीं नक्सलियों के खिलाफ में। नहीं, उसका कुछ उसको गांव-गांव में, मतलब गांव-गांव में इनके खिलाफ में कर्मा साहब गए, कुछ 4-5 लोगों के साथ मिलकर लगातार गांव-गांव घर गए, फेल हुए। फेल होने के बाद 1982 में कर्मा साहब फिर इनके खिलाफ आंदोलन चालू किए। कौन सा? जन जागरण अभियान। नहीं, 82 सही है, क्योंकि मैं तो सुना हूँ कि माओवाद आए 80 के दशक में। नहीं, ये उससे पहले की घटना है। हाँ। क्योंकि 80 से 85 कर्मा साहब जो है एमएलए थे। और इस दौरान ये जन जागरण वाला जो साल है, ये 82 जन जागरण अभियान का है। लेकिन उससे पहले से ही कर्मा साहब चूँकि सीपीआई भी थे, 82-85 सीपीआई एमएलए थे। और एमएलए रहते हुए भी चूँकि ये नक्सलियों को बहुत अच्छे से उनके डीप तक कर्मा साहब जानते थे, इस वजह से वो जब शुरुआत जब नक्सलियों का बस्तर में इंटर हुआ, उसी दौरान से ही इन्होंने विरोध चालू कर दिया था। अच्छा, कर्मा साहब ने। लेकिन चूंकि वो अकेले थे, फेल हो गए। फेल होने के बाद 82 में 300 लोगों को लेके इन्होंने जन जागरण अभियान चालू किया। जन जागरण अभियान चालू करने के बाद कर्मा साहब चले गए भोपाल, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार थी। वहाँ से जब वापस आए, उस दौरान में 80 से 85 के बीच, 82 से 85 के बीच में 300 में 299 लोगों को नक्सलियों ने मारा। वो तो 300 थे। अब वो कर्मा साहब इसलिए बचे कि चूंकि वो एमएलए थे, और एमएलए होने के चलते वो कहाँ चले गए थे? भोपाल चले गए थे। तो उनका यहाँ रहना कम हुआ। उसके बाद कर्मा साहब लगातार फरसपाल में, गाँव में हम लोग छोटे छोटे थे, आते थे, सिक्योरिटी तो थी नहीं। 1-4 की गार्ड आई पहली बार, 1-4 की गार्ड आई,
जिसको कर्मासाद को लेके जाते थे, घर में आते थे, खाना वाना खा के शाम को 5 बजे वो गार्ड लेके जाके वो कम्युनिटी हॉल में उनको सुलाते थे, फरसपाल में वहाँ ले जाके सोते थे कर्मासाद। तो मतलब तो एक ही हुआ, घर में सोए या फरसपाल वहाँ? नहीं, वहाँ हमारा जो घर था, आज जो वर्तमान में घर है, वो जंगल के बीच में एक ही घर था, सिंगल घर था। अच्छा, जी जी जी, आउटर पे था। हाँ, मतलब अभी तो खैर चारों ओर से घर में बन गए, तो वो सिंगल घर था पहले। तो वहाँ से लेके कम्युनिटी हॉल में, बीच सेंटर में जाके सोते थे। तो हम नक्सलियों को उस दौरान से जान रहे हैं। नक्सली मतलब जहाँ हम लोग सोच नहीं सकते, वहाँ पे वो अटैक करता है। उनका जो मुखबिरी का सिस्टम है, उनका जो अटैकिंग का सिस्टम है, मैंने अभी तक जो समझा है तिवारी साहब, कि वो कभी भी अगर वो आपको टारगेट लिया है, अगर उसने तिवारी जी को टारगेट लिया है, एक टीम मतलब तय कर देता है, वो एक टीम को लगा देता है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे। आपका एम है इस व्यक्ति को हटाना, ये उद्देश्य है, उसी उद्देश्य पे वो चलता है। हमने ये देखा है। दूसरा कि अभी तक जितने भी लोगों ने 2 नाव पे पैर रख के चला है, लगभग नस्लियों ने, जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, लेकिन जो भी 2 नाव पे पैर रख के चला है, इधर सरकार के साथ भी है, उधर वो नस्लियों के साथ भी है। तो ऐसे लोगों को भी हमने मतलब नस्लियों को मारते हुए देखा है, जो उनके मुखबिर है, प्रशासन भी जानता है, लेकिन जहाँ उनका काम खत्म होता है वहाँ पे वो उनको साइड करते हुए चले, हमने ये भी देखा है। और मैं फेल होता हूँ कि गृह मंत्री बोलते हैं कि हम नक्सलवाद खात्मा कर देंगे। मैं फेल होता हूँ अगर मैं सोचूं कि वाकई अगर अमित शाह जी नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं, तो मैं फेल यहाँ होता हूँ कि ये सरगुजा बेल्ट पे जो हसदेव का जंगल ख़त्म किया, वहाँ पे आप आदिवासियों को साइड करते हैं, ठीक, सबको हटा के आप जंगल साफ करके अपने मित्र को देते हैं, ठीक। बस्तर में आते हैं, बस्तर की जनता यहाँ के ट्राइब्स को जानने के लिए, या उसकी संस्कृति को समझने आए हो, या उनको बहलाने फुसलाने आए हो, या नक्सली उनके आड़ में आप अपने मित्र अडानी को या स्थापित करने आए हो, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं फेल इसलिए हो रहा हूँ कि आप वहाँ तो आदिवासियों को भगाते हो, यहाँ आदिवासियों के त्यौहार में इंक्लूड मतलब इन्वॉल्व होते हो, ये मेरे समझ से परे। बाकी आप नक्सली मतलब खात्मा चाहते हैं, नक्सली खात्मा अगर चाहते हैं तो आपको पंडुम से क्या मतलब है? आदिवासियों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप एक जगह आदिवासियों को हटा के उनके संपत्ति पे, उनके ज़मीनों पे आप अधिग्रहण कर जाते हो, ठीक। ये हसदेव वाले मामले में, ठीक, सरगुजा। उसके बाद आप आते हो बस्तर में, आते हो उन्हीं आदिवासियों के साथ नाच के या मतलब उनके प्रोग्राम्स में मतलब शरीक होके आप उनको आश्वस्त करके क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आपका उद्देश्य क्या है? बस्तर आने का आपका उद्देश्य क्या है? 15 साल तो आपकी सरकार थी, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, फिर आपने नक्सलवाद का खात्मा क्यों नहीं किया? 14 के बाद केंद्र में भी थी आपकी सरकार। 14 के बाद केंद्र में भी थी आपकी सरकार, तब तो आपने किया नहीं। अच्छा, ये हसदेव वाला आपने कहा, इस पर एक सवाल मेरे मन में आ गया कि पिछली सरकार में जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तब भी हसदेव में जंगल कट रहे थे। बिल्कुल कट रहे थे। तो उस पर क्या बयान है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रहा हूँ और मतलब मेरे दौरान पे कोई काम हो रहा है, मैं उसको दबाने में फेल हो जाता हूँ, तो आप आएंगे तो क्या आप नहीं दबाएंगे? हाँ, मतलब मैं गलत किया तुम भी करो, सही है, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस सरकार में उस दौरान स्टार्ट हुआ, कांग्रेस सरकार चलो फेल रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस के हटते ही साथ फिर आपने क्यों नहीं किया? आपको तो करना चाहिए था ना। अच्छा, ये जो माओवाद है, मतलब मैं आप पीड़ित से ही पूछ रहा हूँ अभी भी। जी जी, अभी आप पॉलिटिकल मत जी 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 जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि
आपने बचपन से आपने बहुत मतलब एक मार्मिक बात कही कि आप जब से आज़ाद देश में पैदा हुए लेकिन अभी भी कैद में। जी। गुलाम शब्द थोड़ा सा गलत हो गया, कैद में ही। जी जी। बंदूकों पे। जी। हालांकि बंदूकें आपकी सुरक्षा के लिए। जी। लेकिन आपने भी कहा कि आप मतलब कहीं भी अपने मन से घूम नहीं सकते, आज भी नहीं घूम सकते। नहीं घूम सकते। 31 मार्च के बाद शायद घूम लें। हाँ, तो आप चाहते हैं कि खत्म हो माओवाद? देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर नक्सलवाद खात्मा होता है, नक्सलियों का खात्मा होता है, हमारा बस्तर साथ होता है, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है? हाँ, मतलब मेरे फादर की और मेरे पूरे परिवार के, मेरे सगा संबंधियों की जितना जो नुकसान हुआ है, कितने लोगों की हत्या? मतलब हम लोग जब परिवार के साथ बैठे थे, परिवार के साथ ही हम लोग जब हिसाब करने लगे, परिवार को मिला के हमारे ब्लड रिलेशन को और जो एकदम निकट के, तो लास्ट जब हमारे फादर के साथ मिला के 95 लोगों का मेंबर जो है, जो सिर्फ हमारे परिवार से संबंधित है ना, मतलब आपके खानदान से संबंधित 95 लोगों की हत्या हुई है। जिसमें शुरुआत में सबसे बड़े मतलब कर्मा साहब के बड़े भाई खोजा कर्मा, वो जो जनपद अध्यक्ष हुआ करते थे, तो सबसे पहली हत्या उनकी हुई बैरमगढ़ में, वहाँ से चालू हुआ था। उनको मार के उनका आँख निकाल के ले गए थे। अच्छा। जी जी जी। तो वो तो राइफल लेके सोते थे, दिन भर उनका रेकी किए। शाम के टाइम वो जो घर के चौक में वैसी सामने में और एक तो बना रहे थे, तो उसमें लगभग ये साइज का ढलाई हुआ था, वहीं ऐसे गाय बांधते समय थोड़ा सा लेट गए, बंदूक था लेकिन चूँकि वो रेकी कर रहे थे, जाके साथ सीधा पकड़े, हाथ पैर पलट, फिर तो हम तो उन चीज़ को मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली मैं नक्सलवाद को देखा है मैंने। हाँ, बचपन से देखा है। हम लोग तो यहाँ तक देखे कि मेरी मतलब हमारे यहाँ मदर, सोचिए जिसको बंदूक चलाना नहीं आता है, ठीक, कर्मा साहब खाना खाते थे, मतलब ताला लगा देते थे पापा को हमारे बाहर से, ऐसा गेट में ताला लगा देते थे, पापा अंदर खाना खाते थे। पापा ने माँ को बता के रखा था, बोले देवती कोई आए, वो 315 राइफल थे, बोले कोई आए तो इसको ऐसा करके ऐसा गोली चला देना। मतलब हम उस दौर से देखते आ रहे हैं नक्सलवाद, कोई भी आए तो गोली चला देना। मतलब हम लोग बड़े छोटे छोटे थे, तो हम उस दौरान से देखते आ रहे हैं नक्सलवाद को। कर्मा साहब को अकेले लड़ते देखा हमने, कभी कर्मा साहब ने हिम्मत नहीं आ रहा। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा चीज़ ये कि हम लोग का जब जुर्म चल रहा था, मैंने कर्मा साहब से बात भी किया, कई बार हम लोग इस मामले को लेकर डिस्कशन किए। बोले बाबा खात्मा होगा? बोले यार अभी जैसे हम लोग का जो जुर्म चल रहा है, ऐसी जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कभी भी नक्सलवाद का खात्मा आप मतलब सोचना भी मूर्खता होगा। मतलब कर्मा साहब का बात नहीं था। मतलब क्यों? बोले यार तुम किसको मार रहे हो या किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? जब जुर्म चालू हुआ था मन के लिए और कर के लिए में, बोले कर्मा साहब ने थोड़े चालू किया था, ग्रामीणों ने सर किया था। कर्मा साहब तो बाद में, कर्मा साहब थे रायपुर या भोपाल में। हाँ, हम तो शायद उधर बात है। बोले कर्मा साहब का फ़ोन आया, बोले कहाँ हो? मुझे फ़ोन आया था, बोले पापा मैं दंता। बोले यार मैं आ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में आ रहा हूँ। बोले कैसे? बोले वहाँ कांड हो गया है, तुम लोग गिदम वहाँ पहुँचो, गिदम मतलब बैरमगढ़। तो अपन लोग तो पापा फ़ोन किए तब जाके वहाँ पहुँचे ना। तो वहाँ पता चला कि नक्सलवाद से इतना ज़्यादा पीड़ित थी जनता, जो फोर्स के अटैकिंग से उनके खिलाफ में आ गई। तो उसके बाद वो सारे लोगों ने पहले कर्मा साहब फ़ोन किया, बोले साहब अब तो हम लोगों ने इनके खिलाफ में जंग छेड़ दिया, अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते, अब जो भी मतलब मर जाएंगे चलेगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा और आपके बिना हम लोग ये नहीं लड़ सकते। तब जाके तो कर्मा साहब आए। अच्छा, आप क्या मानते हैं, सलवा जुर्म को आप कितना सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए बस, कोई भी आंदोलन बुरा नहीं होता, कोई भी आंदोलन, अगर आप अच्छे मन से अच्छे चीज़ों के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आप उसको गलत तरीके से मतलब गलत कैसे कह सकते हैं? आखिरी तक सही था वो। आप देखो, सरकार को डिफेंड करना था, सरकार को मतलब जब माननीय न्यायालय में उसके खिलाफ में कोर्ट में डाला गया था, तो आपको सरकार को डिफेंड करना था कि ये जो बंदूकधारी चल रहे हैं, जो एसपीओ चल रहे थे, उसी को लेकर डाला था। जो एसपीओ चल रहे हैं, सरकार को बताना था कि भाई ये एसपीओ जो है ये जनता की सुरक्षा के लिए, ना कि नक्सलियों को मारने के लिए।
लेकिन सरकार ने मतलब उसको डिफेंड नहीं किया, पक्ष नहीं रखा, पक्ष नहीं रखा। मतलब ये सरकार की गलती। हाँ बिल्कुल, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी और सरकार ने डिपेंड नहीं किया तो हम लोग उसको फेल हो गए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, भले अमित शाह जी कुछ कहें, गृह मंत्री होंगे, ठीक है, कब तक रहेंगे वो नहीं कह रहा गृह मंत्री, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 31 में वो ख़त्म कर पाएंगे। मैं देखिए बात ऐसा है, बस मैं जितना जानता हूँ, मैंने जहाँ तक नक्सलियों को जाना है, अभी आप लगातार इधर पे आंदोलन कर रहे हैं, इधर पे आपका फोर्सेस घुस रही है, नक्सलियों का बैठक इधर हो रहा है, हम भी तो जानकारी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जानकारी नहीं ले रहा, मैं भी तो जानकारी ले रहा हूँ। हाँ भाई, आप लोगों का तो मुझे सुरक्षा है, मैं लगातार मैं इस मामले में मैं चर्चा करते रहता हूँ। उधर के जितने भी हमारे लोग हैं, मैं जो चूँकि कहीं ना कहीं नस्लियों की बैठकों में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, तमाम ग्रामीण आपके वोटर हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि वो नक्सली है, वो उनकी मजबूरी है कि वो नस्लियों की बैठक में जाते हैं। और मैं उनसे पूछता भी क्या खबर क्या, तो निश्चित मतलब वो बताते हैं, बोले कहाँ भैया यार ये कहाँ लगते हैं, बोले अमित शाह जैसे कहीं आ जाए। लेकिन 217, 24 मारे गए, 119 अभी मारे गए हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो हमारी फोर्सेस कितने मारेंगे, हमारे क्षेत्र में जो लीडर्स हैं वो कितने मारे गए। अगर आप देखें, नहीं ठीक है, अभी जब शुरू किए इन लोगों ने मारना, फोर्सेस ने, ये कहीं ना कहीं से भरपाई कर देते हैं, कहीं ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कर देते ना। देखिए बात ऐसा है, नहीं तो मेरा ये कहना है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं समझ रहा हूँ तिवारी जी, लेकिन समस्या ये है ना कि आप नक्सलियों को कितना जान रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिना आपके बीमारी को जाने इलाज करने चलूँगा और मैं इलाज कर पाऊँगा, संभव है? मतलब मैं आपसे नहीं, संभव तो नहीं। जी। तो मतलब मेरा यही सवाल था भाई, सबसे पहले है कि जो अमित शाह बोल रहे हैं 31 मार्च को, तो आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं होगा? बिल्कुल मैं नहीं मानता कि 31 मार्च हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभव मतलब ये रेत में सुई ढूंढने वाली बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, सीधी सी बात है, क्योंकि नस्ली मैंने कहा था, पहले भी कहा था आपसे कि जब भी साइलेंट हुआ है वो बड़ा धमाका किया है, आप पूरा उठा के देख लीजिए। हाँ, लेकिन अभी उनके पास स्थिति बहुत कमज़ोर, मेरे को ऐसा लगा, कारतूस नहीं है, हथियार उनके छीनते जा रहे हैं, कार्डर उनके बड़े बड़े सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अनुभवी। नहीं मैं अब अपने देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं मतलब कि आपने 250 नक्सलियों को मारा, 300 नक्सलियों को मारा, 300-350, हाँ, कितने नक्सली लीडर्स को मारा? जो भी मारा आपने लोकल लीडर्स को मारा, 8 डीकेएसजेसी लेवल, ठीक है ना, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग हैं यहाँ से बाहर के, ठीक, तेलंगाना, 8 ही मारे ना, 8 ही, टीसी भी इसमें, 8 ही बोलो, 8 ही मारे, उनके तो सैकड़ों है ना। ठीक, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इनके जो आईजी लेवल तक के जो अफसर हैं, क्या ये इनके जो एरिया जो कमेटी है, एरिया कमेटी के नक्सलियों से लड़ने के लिए भी 100-200 फोर्स के साथ पर्याप्त हम समझते हैं क्या? मतलब समझा नहीं, मतलब इनका जो एरिया कमेटी है, नक्सलियों का एरिया कमेटी के जो मेंबर्स हैं, एरिया कमेटी के जो एरिया कमांडर है, उससे लड़ने के लिए भी अगर ये 100-200 लोग के साथ जाएंगे तो क्या ये बराबर समझते हैं क्या अपने आप को? उनके बराबर ही समझते हैं कि कम से कम 1000 फोर्स जाना पड़ेगा? 1000 फिर मतलब आप मानते हैं ना कि वो आपसे ताकतवर है? आप मतलब बता रहे हैं कि नक्सलियों का वो कर रहे हैं? नहीं, मैं तो दुश्मन है मेरा, मैं दुश्मन को दुश्मन की नज़र से देखता हूँ, मैं उसको कभी कमजोर नहीं समझता। जीवन पर्यंत मेरे दुश्मन रहेंगे। हाँ ठीक बात, 95 लोग आपके छविंद कर्मा जिस दिन मिलेगा उनके उस दिन सिर्फ नाखून से काटेंगे, मैं वो भी जानता हूँ। अच्छा, मैं उस चीज़ से मैंने नहीं डर लगता है? किस चीज़ का? कि मतलब अभी भी अब आप माओवाद खत्म नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे? देखिए बात ऐसा है, किसी की भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आप भूल जाइए कि नक्सल समस्या समाप्त होगा।
आप किसी गांव में जाके वहाँ से आज जैसे अमित शाह जी का मैं लाइव देख रहा था मैं बैठ के कि बोलते हैं कि गांव वाले मतलब दे दे जानकारी कि हमने नक्सल मुक्त कर दिया हमारे पंचायत को, तो हम 1 करोड़ का काम देंगे। मतलब आप 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ पे देंगे, कैसे टाइप का देंगे? मैं वही जानना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से कैश देंगे शायद। पंचायत के लिए बहुत अच्छी बात है। कैश तो वैसा बोलेंगे तो बहुत सारे पंचायतों से अपन लिखवा देते हैं, उसमें क्या है? लिख के देने में क्या दिक्कत है? फिर उस गांव में लेकिन घटना नहीं होनी है। हाँ, फिर गांव के जितने लोग हैं, अगर कोई है संगठन में, उसको समर्पण करना पड़ेगा, तभी मानेंगे ना। नहीं वेरीफाई करेंगे। नहीं, लेकिन बात ऐसा है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि उस गांव के लोग अगर संगम भी है जो उनके सपोर्टर्स हैं नक्सलियों के, और उसने सरेंडर भी किया, तो पुलिस गारंटी देती कि उसके बाद में रक्षा करेगी? सरकार गारंटी देती है? नहीं, पुलिस तो अपने मुखबिर की गारंटी नहीं लेती मार देने के बाद। एक चीज़ बताइए मेरे को, एक चीज़ समझ नहीं आता। मैं अभी इनका मुझे ऐसा लगता है सरकार का उनका एक वो चल रहा है नियत निलनार। हाँ, नियत नलानार। नियत नलानार का मतलब आपको मालूम? एक गोडी शब्द है, मैं थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। आपको तो पता आपका अच्छा गाँव। हाँ, आपका अच्छा गाँव, ठीक। कैसे? सारी व्यवस्थाएं फैसिलिटी कहाँ दे रहे हैं? खर्च तो उसी पर ही हो रहा है। अगर ईमानदारी से जांच किया जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं उस दिन सिलगेर में गया था तो वहाँ गांव के पटेल ने बोला इस बात को। सिलगेर से याद आया, मतलब एक चीज़ बताइए भाई साहब, सिलगेर गांव आपने रोड भी बनाया, हॉस्पिटल भी बनाया, बहुत अच्छी बात है। क्या वहाँ के गांव के लोग जा पा रहे हैं? सिलगेर में जा रहे हैं, पुअर्ती में नहीं जा पा रहे। वो पुअर्ती में भी ना नहीं, मैं वो कह रहा हूँ वहाँ पे गांव में जो आपने तो कैंप के अंदर हॉस्पिटल बना के रखा है। पुअर्ती में, सिलगेर में तो बाहर। हाँ, तो फिर वहाँ पे जा पा रहे हैं? हाँ, गांव वालों कहना था कि कैंप के बाहर लग जाए तो ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ का थोड़ा प्रोटोकॉल होता ही है। हाँ, नहीं प्रोटोकॉल, देखिए बात प्रोटोकॉल से नहीं है ना, मतलब आपको अभी भी विश्वास नहीं है भाई जनता के ऊपर, आपको अभी भी विश्वास नहीं है कि जनता आपके साथ है। आपने कैंप खोल जरूर दिया है, कैंप खोलने के बावजूद आपने सारी सुविधाओं को कैंप के अंदर रखा है, बाहर में जनता है। अगर बाहर में आके कोई चीज़ करके जाएं तो सीआरपीएफ तो निकलेगी नहीं। आपने उनका तो एक सिस्टम है कि शाम हो गया, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक तो अपने गेट क्रॉस ना करें। फिर अगर कोई बीमार है तो फिर कैसे करेंगे आप बताइए? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, ये तो गांव वालों ने भी कहा था मुझसे। हाँ। कि कैंप के बाहर आ जाए हॉस्पिटल तो अच्छा है। देखिए बहुत सच बात ये है, यहाँ से 13 किलोमीटर में परस्पर, लेकिन पहले वो भी नहीं था, तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। हम लोग की हमारी जो सरकार थी 18 से 23 तक तो हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, कहीं तो सुनाई में नहीं दिया, नक्सल घटना कहीं सुनाई दिया। तो बीजेपी के लोग तो बोलते हैं कि कांग्रेसी जो है समर्थन करते हैं माओवादी। छविंद्र कर्मा तो ओपनली विरोध करता है। बोलते हैं कि कांग्रेस ने ऑपरेशन रुकवा दिया था, ऐसे भी बीजेपी के बहुत लोग आ रहे हैं। छविंद्र कर्मा ओपनली विरोध करता है, करता आ रहा है, करता रहेगा। आपका नहीं, अगर सरकार की बात नहीं ठीक है, सरकार की बात करें, आप अपने पे आ जाते हैं। नहीं मैं वो नहीं, मतलब अगर अपन बात करें तो कांग्रेसियों को अगर अपन लिस्टिंग करते हैं, नक्सलवाद की बात करें तो कांग्रेसी और बीजेपी की अगर बात करें तो जितने जनप्रतिनिधि छोटे से लेकर बड़े तक, सबसे ज़्यादा तो नक्सलियों ने कांग्रेस वाले को मारा है। बीजेपी के ज़्यादा दुश्मन है। बीजेपी के, ठीक है ना, मतलब वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के दुश्मन है नक्सली। तो ये आपने एनालिसिस करके बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब नक्सली बीजेपी के हिसाब से बीजेपी के दुश्मन है, मारते कांग्रेसियों को, ये समझ से पता। नहीं तो ये है आपके पास आंकड़ा है? बिल्कुल है, बहुत सारे, मतलब एक चीज़ देखिए, बामूस की 2-3 लीडर्स को मारे होंगे, जैसे सुकमा का वो अध्यक्ष था, उसको मारे बीजेपी के 2-4 लोग को, लेकिन कांग्रेस के तो पूरे कितने सारे मारे हैं, कई सरपंचों को मारे,
जनपदों को मारे, जिला पंचायत के भी 2-2 लोग को मारे, ऐसे तो बहुत सारे मारे। कर्मा साहब के साथ बहुत सारे लोग राजनीति में थे, तो बहुत सारे लोग को नक्सलियों ने मारा, मतलब लेकिन आपके लोगों को तो बहुत कम मारा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दुश्मन आप है, मारता हमको, वो समझ से परे। ये क्या कहानी? ये क्या कहानी? अच्छा, अमित शाह जी आके कैसे देख रहे हैं? जैसे एक बार मान लो कि 31 मार्च को ख़त्म हो गया माओवाद, क्या लग रहा है फिर बस्तर की तस्वीर कैसे बदलना चाह रहे हैं? कितना बदलेगा, क्या बदल? जो स्थिति है, मुझे मतलब इनकी जो रणनीति समझ में आ रही है मुझे, मतलब अमित शाह जी की, सच बताऊं तो ये है कि अभी किसान हैं, लेबर हो जाएंगे। लेबर मतलब मजदूर हो जाएंगे? मजदूर हो जाएंगे। कैसे? भैया मैदान बनाएंगे, अडानी को, सीधी सी बात है, मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ। अच्छा, ये नाम आप लोग लेते हैं मतलब एकदम, मतलब जैसे जी जी, आप लोग बार बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग का पॉलिटिकल ही है जी जी, और ये पॉलिटिकल सवाल ही है जी जी, क्योंकि अभी तक नहीं बात पॉलिटिकल की नहीं है, बात नहीं, इससे पहले मैं एक पीड़ित से बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं तिवारी जी, मैं बात करना चाहूँगा कि ये बात पॉलिटिकल की नहीं है। आप सीधा समझने वाली बात है ना भाई, कि आपका बार बार बस्तर आना, आप एक जगह ट्राइबल्स को भगाते हैं, मारते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका अहित करते हैं, वही ट्राइबलों का दूसरी जगह आके आप उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ट्राइबल का मतलब हम लोग, आपको पता है कि हम लोग का जो पंडुम होता है, पंडुम क्या है? नए बीज को जो पूजा पाठ करते हैं, हाँ, देवताओं को अर्पित करते हैं। सबसे पहले पूजा पाठ करके हमारे मतलब उसको जो भी फसल होता है, जो भी फल होता है, जो भी फल, उसको करने से पहले हमारा गांव का व्यक्ति पंडुम ना शिकार में जाएंगे। अच्छा, तब तक शिकार करेगा जब तक कोई जानवर नहीं मिलता, चाहे वो छोटा सा चिड़िया ही क्यों ना हो। वो जब मिलेगा उसके बाद लाएंगे, उस फल के साथ पूजा पाठ करके हमारे देवता को चढ़ाएंगे। उसके बाद उस दिन के बाद से दूसरे दिन से हमारे यहाँ उस फल को मतलब सेवन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो भी पंडुम होता है, महिलाओं का अलाउ नहीं होता। अच्छा जी, और हमारा जो पंडुम होता है, आप और बस्तर में देख लीजिए, जहाँ पे भी ट्राइब्स का पंडुम होता है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी वो शहरों में जाकर पंडुम नहीं करता, वो हम लोग जंगलों में करते हैं। ठीक, और यही जंगलों के पंडुम में करने के चलते हमारा सिलगर कांड भी हुआ था, आपको याद है? सार के गुड़ा में याद है? यही बीजेपी वाले पंडुम के लिए बैठे हुए थे गाँव में। ठीक, यही बीजेपी वाले किए थे, याद है? सेना मतलब जवानों ने किया था। जवानों ने ना, जवान कैसे कर लेगा? बिना सरकार के, बिना आदेश के जवान कर लेगा क्या? जवान इतना बड़ा तो नहीं हुआ। ठीक बात। और एक चीज़ में मैं फेल हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता है कि आपकी जब किसी को मारने के बाद आपने बड़ा बड़ा बात करते हैं भाई कि यार ये 1 लाख का इनामी, 8 लाख का इनामी, 10 लाख का इनामी, मैं क्यों पहले क्यों आइडेंटिफाई नहीं करते? सरकार इस चीज़ का आइडेंटिफाई पहले क्यों नहीं करता? तो क्या लग रहा है, मतलब इसमें कुछ है क्या? कहीं ना कहीं देखो, कुछ लीडर्स को मारे, नो डाउट, अभी बहुत सारे नक्सली मारे, मैं भी सहमत हूँ। हाँ, अभी रेणुका मारी गई। अच्छा, रेणुका जो मारी गई, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, फोर्सेस भी जान रही, नक्सली भी जान रही कि रेणुका तो मुठभेड़ में तो आपने नहीं मारा, रेणुका तो आपने पकड़ के लाया था। माओवादी ने पर्चा जारी किया। अब मैं तो पर्चा नहीं देखा हूँ, लेकिन मेरा जो जानकारी है कि आपने तो उसको उठा के ले आया, उठा के ले आने के बाद आपने नदी किनारे लाके गोली मारा ना। मामला तो यही है ना। अब वो एविडेंस मिले नहीं इस तरीके। ठीक है, एविडेंस का क्या है? पुलिस बहुत सारे लोगों को मारती है नक्सली बता के, एविडेंस कहाँ से लाओगे? जितने आपके साथ जो फोर्सेस में जा रहे हैं, सरेंडर नक्सली जो है, यार पहले तो तुमने ही ले गया था ना गांव वालों को। तुम नक्सली थे तो तुम बुला के मीटिंग तुम करते थे, सूचना तुम इकट्ठा करवाते थे, अपने साथ नक्सली बना के तुम घुमाते थे। अब तुम यहाँ पे आए, उन्हीं लोग को मरवा रहे हो। और तुम्हारा सरेंडर नीति क्या है? अभी तो कुछ चेंज किया है इन्होंने, बहुत अच्छा। क्या कि जो समर्पण करेगा उसको 5 लाख रुपए और ज़मीन या फिर 5 डिस्पिल, और ज़रूरी नहीं कि फोर्स में जाए, नौकरी, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा। सारे के सारे लोगों को आपने फोर्स में भर्ती करके रखा है। मुझे तो कभी कभार डाउट होता है कि कहीं यही आपके बंदूक लेके ना चले जाए,
बहुत पहले एक बार कांकेर में ऐसे कांकेर छोड़िए, ये बहुत पहले की बात है। हम लोगों का इस मामले में जब पल्लव जी थे एसपी थे यहाँ पे, उस टाइम पे भी एक जानकारी आया था कि पुलिस लाइन को लूटने की तैयारी में थे। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन, बड़ी बात होता है। हाँ, मतलब हमारे जानकारी में आया था कि पुलिस लाइन दंतेवाड़ा को टारगेट किए हैं और वहाँ पे जितने भी जो सरेंडर नक्सली है ये सारे के साथ मिलके, लेकिन उस दौरान पे अलर्ट हो गई फोर्सेस, मेरी ये जानकारी में आया था। तो कुछ बाकी वो आप पता कर सकते हैं, खैर गोपनीय जी गोपनीय चीज़ें हैं, उस चीज़ को नहीं जाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि टोटली ये बस्तर में अमित शाह जी का प्लानिंग के तहत आना हो रहा है। और मतलब कि ये अडानी को लाने का है, सीधा अडानी की कंपनी लगाने की है, उनका उद्योग लगाना है, एक मेन उद्देश्य है। उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा उद्योग। ये अपने जो 13 नंबर डिपो उस, हाँ, तो उसमें क्या है, उसका विरोध भी किए थे, वो तो बहुत लंबा विरोध किए थे। और जितने भी कैंप लग रहे हैं, चाहे किरंदुल एरिया में हो, चाहे बीजापुर एरिया में हो, चाहे नदी की उस पार हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई बस्तर के हित के लिए नहीं लगा रहा है, ये कोई यहाँ की जनता के हित के लिए नहीं लग रहा है। ये जो उद्योग लग रहा है, ये जो मतलब सॉरी आपका फोर्सेस लग रही है, सीधा चूना पत्थर के लिए आपका नदी उस पार का आप जान रहे हैं, वहाँ पे अथाह मात्रा में चूना पत्थर है, ठीक, उसको निकालना एक उद्देश्य है। वहाँ पे भी सैकड़ों, वहाँ पे किसी के पास ज़मीन का पट्टा ही नहीं है, आप तो जान ही रहे। हाँ, किसी के पास पट्टा, वो तो सरकारी ज़मीन है, रह रहे हैं वहाँ सैकड़ों सालों से, कई पीढ़ी हो गए, लेकिन वो उनकी ज़मीन नहीं है। इधर पे जो आपका बीजापुर एरिया से जो फोर्स लग रही है, आपको भी मालूम है कि उस एरिया में फोर्सेस इसलिए लग रही है, कैंप पे इसलिए लग रही है कि वहाँ से ट्रेन रूट लाना है। और ट्रेन रूट कहाँ तक जाएगा? किरंदुल तक जाएगा, अडानी तक जाएगा। मतलब मुख्य उद्देश्य देखो, किरंदुल से जो ट्रेन विशाखापट्टनम भी गई, हाँ, तो पब्लिक के लिए नहीं गई, लोहा के लिए गई। और कितना, मैं विशाखापट्टनम गया था, मैं 56 गुफाएं हैं, हाँ, और आज तक रायपुर से जगदलपुर ट्रेन नहीं बन केसकाल घाट की वजह, सोच ली। तो एक, जबकि यहाँ 56 गुफाएं आपने चीर, क्यों लोहा के लिए, मतलब समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है। मतलब आप तो इसी में विकास के लिए लोग बोलते हैं कि खदान खोदना ही पड़ेगा। ये सब देखिए, विकास करने के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर वाकई विकास चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ पे आप कुटीर उद्योग भी लगा सकते हैं। कुटीर उद्योग तो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे वनोपज की कमी नहीं है, यहाँ पेपर मिल लगा सकते हैं। यहाँ पे एशिया महाद्वीप का नंबर 1 का ग्रेनाइट है, उसका आप मुला खिसड़ी जो लखमा जी के एरिया में है ना, सुकमा में, कोंटा में, वो कर सकते हैं आप, ठीक, उससे भी रॉयल्टी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे आप एशिया महाद्वीप का नंबर 1 का बांस है हमारे पास, वो भी लगा सकते हैं आप, उससे भी तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इमली है, आम है, अमचूर है, चिरंजी है, मतलब ऐसे बहुत सारे वनोपज है। अच्छा चलो ठीक है, आपको उद्योग ही लगाना है, उद्योग से ही अगर मतलब विकास हो सकता है, नहीं, नो डाउट कि अगर मैं उद्योगों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उद्योग से यहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा क्या? अगर आपको उद्योग लगाना है तो मैं समझता हूँ, मैं बीच में स्टडी कर रहा था, मतलब यहाँ पे अपना कर्नाटक का, मैंने वहाँ जानकारी लिया, बहुत अच्छा मुझे वहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा कि वहाँ की जो जनता है वो जिस एरिया में रह रही है, वहाँ से वो खोदती है, खोदने के बाद वो चाहे सरकार को बेचे चाहे प्राइवेट सेक्टर को बेचे, कम से कम पर डे 2000 रुपये कमा रही है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते? सरकार ऐसा कोई मतलब कानून क्यों नहीं पास कर रहा है कि लोकल लोग उससे डायरेक्ट भाई आपका परिवार 10 लोगों का परिवार है, 10 लोग का परिवार डेली 2000 का बेचेगा एक व्यक्ति, तो 10 लोग कितने होंगे? 20,000 का 20,000 रुपये आप पर डे कमाएंगे, क्या बुरा है?
अच्छा, ये अब क्या समेटते हैं बातों को जी क्योंकि बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे जी हैं। जी और मैं बहुत शॉर्ट में जवाब चाहूँगा। तो मतलब फाइनली क्या, इतनी देर से आपने बहुत विजिबल सारी चीज़ों को बताया, फाइनली कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई 31 मार्च तक खत्म होगा या नहीं? हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा। 31 मार्च तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है। अमित शाह जी के दौरे को कैसे देख रहे हैं? सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बस्तर को देखने नहीं, वो बस्तर पंडुम से उनको कोई लेना देना नहीं, नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा उद्देश्य है कि एक एजेंट के तौर पे, अडानी के एजेंट तौर पे आए थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मान लो माओवाद खत्म होता है 31 मार्च के बाद, तो उसके बाद बस्तर कैसा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बस्तर को ये मुगालते में ना रहे। नक्सली अपनी जगह है, लेकिन हम हसदेव का जंगल बनने तो बस्तर को नहीं देंगे। तो आप लोग कुछ कर भी तो नहीं रहे, विपक्ष तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम देख रहे हैं। अभी पहले समझे इनकी क्या रणनीति। इनकी रणनीति से मतलब है कि अभी तक अपन लोग वही देख रहे थे कि ये गृह मंत्री जी आने वाले हैं, ये क्या। मैं अभी वो बीच में आपने भी पोस्ट डाला था, हम देख रहे थे, अडानी का सेव तो वहाँ तक भी पहुँच रहा है। अच्छा। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उसको। हाँ, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मतलब गृह मंत्री जी दे रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के गृह क्या नाम, विजय शर्मा जी, वो लेके फोर्सेस को दे रहे हैं। अडानी जी का वो लिखा हुआ है, मतलब उनका सेव, मतलब आप गृह मंत्री भी उन्हीं के एजेंट हैं। मतलब सीधी सी बात है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि चाहे अमित शाह जी हो, जब वो उनके छत्तीसगढ़ के नेताओं की क्या बकत है, जब उनके आका तो कहाँ दिखेंगे आप लोग, कब दिखेंगे आप लोग? अगर आपको इतना सारी चीज़ों से विरोध है तो कैसे, सिर्फ विरोध, आप बस्तर टॉकीज में आके बातचीत हो रही, मैंने आपसे देखिए, पूछा बात था। ऐसा है, बात ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बता दूँ, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, मध्य बस्तर से हम अगर इधर की बात करेंगे, आपके मध्य बस्तर से उधर जगदलपुर से उधर के जो ट्राइब्स हैं, वो मैं शुरू से देखा हूँ बड़े शांत स्वभाव के। हमारे यहाँ के बस्तर इस एरिया के जो ट्राइब्स हैं, ये लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, नक्सलियों को भी एक हद तक उन्होंने झेला है। उसके बाद वो हद पार कर जाए तो फिर वो नक्सलियों को नहीं छोड़ सकते, तो आप तो सामने हो। अभी एक, हालांकि वो लेटर मुझे संदेहास्पद लग रहा है माओवाद। नहीं, मैं अच्छी बात, मैं आपसे पूछने भी वाला था कि वो जो लेटर है, मैं उसका बीच में बड़ा वो पेपरों में आ रहा था, बोले नक्सली उन्हें शांति बांटा। मुझे उस लेटर पर संदेह है। मैं बिल्कुल, मेरा आपसे ज़्यादा संदेह है। मैं जहाँ तक नक्सलियों को जानता हूँ, मतलब मैं कर्मा साहब के बाद, मतलब मैं नक्सलियों के बारे में कर्मा साहब की जो सूचना तंत्र है, उसके बाद मैंने भी उनका जो टीम है उसके माध्यम से मैंने भी जितनी जानकारियाँ कलेक्ट किया है, तो मेरे समझ में यही आता है कि नक्सली शांति वार्ता तो नहीं करेगा। और ये लेटर विजय शाह ने बनाया है कि बस्तर के आईजी ने बनाया है कि मुझे नहीं लगता कि ये नक्सलियों का लेटर है। अच्छा जी, आपको संदेह? बिल्कुल नहीं लगता। मैं संदेह, अगर मान लीजिए शांति वार्ता करते हैं तो करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा, क्या लोग। अच्छा, एक चीज़ मैं जाने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा, ये दंतेवाड़ा में मेले हैं, चैत्रा मटामी जी, ये कर्मा साहब का जब आंदोलन चल रहा था, ये साथ में थे, मतलब पीछे पीछे। हाँ, सलवा जुड़म में थे। यहाँ पे नस्ली खात्मे को लेकर कभी यहाँ के जो एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, या यहाँ के गृह मंत्री हैं, सेंट्रल गृह मंत्री की, चलो बड़े लेवल, यहाँ के गृह मंत्री ने भी कभी डिस्कशन किया होगा इनसे? हाँ, नहीं किए? क्यों नहीं, मतलब कम से कम इनसे, चूँकि नक्सलियों के दुश्मन तो वो भी है। अच्छा, आपसे कभी बीजेपी सरकार ने इस पे बात? नहीं, हम लोग, हमारी कभी चर्चा नहीं हुई। हम तो इससे पहले अभी हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल साहब, हमने तो बीच में उनसे चर्चा भी किया था। मैंने बोला कि मुझे लगता है कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा और हमको आंदोलन की ज़रूरत है। मैंने बघेल साहब से बोला था,
अब बगल साहब बोले भी थे कि ठीक है यार, अपन लोग इस मामले में चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा है और एक का एक अपन भूलने के बाद चालू करें तो ऐसा तो संभव नहीं है जब तक उसको डीपली ना समझे। चूँकि बड़ा आंदोलन करना है, इतने बड़े मतलब संघ से लड़ना है, नक्सली कोई छोटी मोटी विचारधारा नहीं, मतलब वो नहीं। चुनाव में ये भी बोल दिए थे कि सलवार जो उनका जरूरत पड़ेगा तो फिर से करेंगे। नहीं, मैंने वो नहीं कहा था, मेरा स्टेटमेंट को ही वो पलट दिया गया था। मैंने ये कहा था जरूरत पड़ेगा तो अपन देखेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा बात क्या होता है कि नक्सली गतिविधियों मतलब एक जो बस्तर हम जो शांत रूप में देखना चाहते हैं वो चीज़ तो नहीं है। ये सच है, फैक्ट है कि नक्सलियों के चलते हमारा क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र के लोग शांत नहीं है, खुशहाल नहीं है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेता है। सरकार मतलब नक्सलवाद को क्या सोच के ले रहा है कि वो एक रानू तिवारी जी हैं, उनको बंदूक उठाओ मार दो ख़त्म, या क्या है? आपने नक्सलवाद को कभी समझने की कोशिश किया? रानू तिवारी जी फरसपाल में रहते हैं, नक्सली आते हैं, हर नक्सलियों की बैठक में जाना रानू तिवारी जी की मजबूरी है। जाना पड़ेगा। रानू तिवारी जी विरोध करते हैं, कहाँ आके? दंतेवाड़ा में आके। लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट इसलिए होता है क्योंकि उनका परिवार फरसपाल में। ठीक है। तो किसी को शौक नहीं है नक्सलियों के साथ रहना। हाँ, लेकिन सच बात यह है कि नक्सलियों का खात्मा कोई नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हमारी सरकार केंद्र में थी, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, करोड़ों रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जी हमारे जो पीएम थे, करोड़ों रुपए दिए नक्सल उन्मूलन को लेकर, करोड़ों रुपए दिए। लेकिन बीजेपी की सरकार 15 साल रहने के बाद क्या नक्सलवाद का खात्मा किया? आज अचानक आपको नक्सलवाद का खात्मा कैसे दिख रहा है कि सिर्फ दंतेवाड़ा में ही दिख रहा है? मतलब जो बस्तर में, सरगुजा बेल्ट में भी है, बाकी जगह भी है। मतलब जहाँ पे आपके व्यक्ति को, अडानी जी को बिठाना है, आपके उद्योगपति मित्रों को बिठाना है, उनको फ़ायदा पहुँचाना है, वहाँ पे आपका ख़त्म करना जरूरी है, बाकी जगह जरूरी नहीं है। कांग्रेस के मित्र हैं कि नहीं है ये अपने अडानी जी? देखिए, मित्रता मेरी बहुत सारे हमारे मित्र जो मैं समझता हूँ कि नक्सलियों के साथ है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं नक्सलियों के साथ में, उनके साथ उठना बैठना भी है, लगातार उनकी बैठकों में जाते हैं। कुछ विचारधारा उनके साथ उनकी विचारधारा भी रखते हैं। हाँ। लेकिन मित्र तो हैं। मित्र, उनसे खतरा नहीं, खतरा नहीं, उनसे उनको मालूम है कि छविंद्र कर्मा हमारा दुश्मन है, मैं उनका दुश्मन हूँ। लेकिन जब कभी हमारी मुलाकात होती है तो उनका भी कहना है, देखो यार, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं तुम्हारा मतलब तुम्हारी जो विचारधारा है मैं उसके खिलाफ हूँ, सिस्टम के खिलाफ लड़। कहीं ना कहीं सच बोलूँ तो सिस्टम मतलब चूँकि सरकार, अगर हमारी भी सरकार रही है तो वो बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाता। कई जगह पे हम भी मजबूर हो जाते हैं कि हमको भी ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं कि साला नक्सली सही है क्या, कौन सही है? कहीं ना देखो, अगर वो आदमी सही कर रहा है, वो संगठन सही कर रहा है, किसी का हित का काम कर रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन अहित कर रहा है तो वो अगर वो फोर्स का व्यक्ति भी क्यों ना हो, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे हम खड़े होंगे। मैं तो कई बार हम लोग का जो सामाजिक बैठक होता है, कई सामाजिक बैठक में हमने मतलब मेरा क्वेश्चन भी रहा है कि ट्राइबल किसका है, बस्तर का जो ट्राइबल है वो किसका है, कि नक्सलियों का है कि सरकार का है? पुलिस आती है ट्राइबल्स को मारती है, नक्सली आते हैं ट्राइबल्स को मारते हैं, हम लोग किसके? क्या दोनों के खिलाफ उठाए हथियार? हमारे साथ तो ऐसा ना हो, एक समय ऐसा भी आ सकता है, जरूरत पड़ने पे ऐसा भी आ सकता है कि हमको पुलिस के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, नक्सल के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। आज ट्राइबल्स, यहाँ के ट्राइबल्स को मैं जितना जानता हूँ, आज उसने अपना जो पारंपरिक जो हथियार है, बंडा,
टेंगिया, तीर धनुष, आज वो छोड़ के रह रहा है। वापस फिर पकड़ लिया तो निशाने भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और यहाँ का ट्राइबल, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ का ट्राइबल बहुत अच्छे से गुरिल्ला युद्ध को जानता है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, ठीक बात। वो एक छोटे से चिड़िया को कहाँ बैठेगा, कहाँ खड़े होना है, वो सारे जब उसको मार सकता है, वो गिलहरी मारने जाते हैं, चूहा मारने जाते हैं, एक शेर को मारते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अभी हम सहन कर रहे हैं। और यहाँ के ट्राइबलों की सहन शक्ति बहुत अच्छी है। तो बहुत धन्यवाद छबिन जी। जी। बहुत लंबी बातचीत हुई। बातचीत में बहुत सारी चीज़ें हैं। छबिन कर्मा जी जब से पैदा हुए तब से इस माओवाद को देख रहे हैं। इन्होंने जैसा बताया कि हथियारों के बीच आज भी हैं और कैद हैं। सवाल बहुत सारे हैं और भी बातचीत। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, छबिन जी से ये पूछना था, तो आप बताइएगा, हम उसको नोट करके अगली बार फिर इनको पकड़ लेंगे। जरूर। और इनसे सवाल जवाब करेंगे, फंसाने की कोशिश भी करेंगे, हंसाने की कोशिश भी करेंगे, और कुछ बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या सोचता है युवा, जो पॉलिटिशियन भी है, पीड़ित भी है, आदिवासी भी है, और इनके एंगल से क्या है। मुझे लगा कि बहुत लंबी बातचीत तो हुई है, लेकिन इसमें मुझे तो अभी तक बोर नहीं लगा बातचीत में, और आगे बातचीत करने की इच्छा है, लेकिन समय की एक सीमा होती है, तो सीमा के बंधन को ना तोड़ा जाए तो बेहतर है। आपको पसंद आई वो बातचीत तो शेयर कीजिएगा, सवाल दीजिएगा, अगर और कुछ सवाल हो अगली बार फिर पूछ लेंगे। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।